Hello students, I hope you all have performed well in your prelims examination, and today I am going to discuss the questions related to polity. Total 18 questions were there in the polity. These questions were a mix of some were factual questions, some were fundamental questions जो आप fundamental polity में पढ़ते हैं, like related to liberty, fundamental rights, all these, and some questions were related to governance as well. Okay, so the first question is under the Indian Constitution, concentration of wealth violates. Okay, concentration of wealth ये term ही आपको Constitution में मिल जाएगा. That is under in the DPSP. आपका जो Article 39C है, उसमें आपके mentioned है कि concentration of wealth के केस में आपके state will take some actions. Okay, so answer आपका हो जाएगा यहाँ पे B. ठीक है, राइट टू फ्रीडम आपका नहीं होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर नहीं, एंड द राइट टू इक्वालिटी इसका कोई रोल नहीं है आपके इसमें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी प्रॉपर्टी इन इंडिया. ठीक है, आपका इट्स अ लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, नीदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट. अब इसमें एक चीज है कि आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये एक पॉइंट तक फंडामेंटल था. आपका जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें आपका राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल से चेंज होकर के कॉन्स्टिट्यूशनल में चला गया है. पहले ये आर्टिकल 31 था, वो हटके ये आपका आर्टिकल 300A हो गया है. ओके, सो टेक्निकली अगर आप देखें तो फंडामेंटल तो रहा नहीं, सो आपका सी ऑप्शन नहीं होगा. ठीक है, अगर 300A में है तो दैट मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एंड आपके पास प्रॉपर्टी रिलेटेड काफी सारे लॉज होते हैं दैट आर रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन एंड ऑल, सो ये लीगल भी है आपका. ठीक है, सो अब ये भी गलत है कि नाइदर फंडामेंटल राइट एंड नॉर लीगल राइट्स. ओके, तो आपका ऑप्शन डी भी चला गया. फिर आपको कंफ्यूजन ये है कि ये सिटीजन को ही अवेलेबल है या किसी को भी अवेलेबल है. ठीक है, अगर आप आर्टिकल 300A की डेफिनेशन में जाएंगे तो ये आपके हर इंसान को अवेलेबल है, वेदर यू आर सिटीजन और नॉट, इफ यू आर इन आवर कंट्री. ओके, सो द आंसर इज बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है what was the exact constitutional status. इसमें जो मेन टर्म है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950. ओके, हाँ, तो अब आपको पता है कि 26 जनवरी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है. सो हम सॉवरेन हो गए उस दिन. ओके, अब एक चीज ये जो है, ये सारे वर्ड्स काफी सिमिलर हैं. आपका ये जो वर्ड है सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये आपके बाद में ऐड हुए हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है इन वर्ड्स का आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, जब ये दोनों वर्ड्स आपके प्रियम्बल में ऐड हुए थे. ठीक है, तो क्लियरली सी और डी तो आपका आंसर नहीं है. और विद द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी बिकेम अ सॉवरेन कंट्री. सो अ सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया. ओके, सो योर आंसर इज बी. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, इसमें जो आपका फंडामेंटल वर्ड है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. ओके, a representative government of a nation with federal structure, a government whose head enjoys nominal power, a government whose head enjoys real power, and a government limited by the terms of the constitution. अब एक चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होने के लिए फेडरल स्ट्रक्चर आपका कंपल्सरी कंडीशन नहीं है.
आपका यूनिटरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। सेकेंड चीज ये है कि आपका नॉमिनल पावर कंपलसरी नहीं है, आपके रियल पावर भी हो सकती है, या आपके जो हेड हैं वो रियल या नॉमिनल कुछ भी हो सकते हैं। सो क्लियरली ए इज नॉट द आंसर, का बी नहीं है, एंड सेम चीज सी भी नहीं है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है दैट इज गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो योर आंसर इज D. Okay, next question. Okay, consider the following statements in the respect of Bharat Ratna and Padma awards. ठीक है, we'll start with the statement 3. The number of Bharat Ratna awards is restricted to a maximum of 5. आपका यहाँ पे catch है, in a particular year. This is not restricted to 5, this is restricted to 3. So आपका ये statement गलत हो गया है। Next है Padma Awards which were instituted in the year 1954, ये आपका correct है। Were suspended only once, ये आपका गलत है, ये आपका I think 1978, 79 and from 1993 to 1997 तक ये suspended ही थे। एंड अगर आप देखें तो एक एक्सट्रीम वर्ड है आपका ऑलरेडी ओनली दे दिया है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ एक बार नहीं 2-3 बार तो सस्पेंड हुआ हो। सो क्लियरली आपका ये भी गलत हो गया है। नेक्स्ट है भारत रत्ना एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये टाइटल्स नहीं है, आपके सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बहुत बार बोल दिया है और आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने भी कई बार ये क्लियर किया है कि आपके भारत रत्ना और पद्मा अवार्ड्स आपके टाइटल्स नहीं होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अब आपका पूछा है विच आर नॉट करेक्ट, ठीक है। सो क्लियरली ऑल द 3 आर रॉन्ग, सो आंसर इज डी, करेक्ट। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये थोड़ा आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। सेकेंड स्टेटमेंट है ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका यहाँ तक तो सही है, क्योंकि आपके 2 तरह की कस्टडी होती है, वन इज जुडिशियल कस्टडी एंड अनदर वन इज पुलिस कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी का आपका मतलब भी ये होता है कि आप मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में हो, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट ये इसका पार्ट है, सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन, नो, द पर्सन विल बी लॉक्ड अप इन द जेल। व्हेन यू आर इन पुलिस कस्टडी तब आपको पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। सो क्लियरली आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया है। सेकेंड जो है कि अगर आप जुडिशियल कस्टडी में हो तो अगर द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज उनको मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी ही पड़ेगी, कोर्ट की आपको परमिशन चाहिएगी। सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू और आपका करेक्ट पूछा है, सो आपका आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Okay, when a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his/her right. State governments have their own prisoners release on parole rules. आपके 2 चीजें होती हैं, एक होती है आपके parole और एक होती है आपके furlough। पैरोल आपको एक, जब आप आपके जेल में एक लिमिटेड टाइम आप बिता चुके होते हैं तब आपके कंडक्ट के बेसिस पे, आपके बिहेवियर के बेसिस पे आपको पैरोल ग्रांट किया जाता है, बट इट इज नॉट अ राइट। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं, आपको नहीं मिलेगा पैरोल, ठीक है। तो व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड।
तो सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज हर राइट, राइट नहीं होता है पैरोल, आपका राइट फरलॉ होता है। फरलॉ में आपको एक टाइम इंटरवल्स में आपको अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स से आपको मिलने दिया जाता है, दैट इज आपके सोशल टाइज मेंटेन करने के लिए आपको फरलॉ दिया जाता है। सो फरलॉ इज अ राइट। क्लियरली पैरोल आपका राइट नहीं है, इसलिए आपका स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स, ये आपका करेक्ट है बिकॉज आपके जो प्रिजन है वो आपका स्टेट लिस्ट में आता है। ये आपका आई थिंक एंट्री नंबर 4 है। अगर आपका स्टेट लिस्ट में है तो ऑब्वियस सी बात है, इनसे रिलेटेड जितने भी आपके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के होंगे। हर गवर्नमेंट के अपने डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। करेक्ट। आपका करेक्ट पूछा है, आपका स्टेटमेंट 1 गलत है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री is the nodal agency to ensure effective implementation of scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of Forest Rights Act 2006। अगर आप इसको क्लियरली देखेंगे तो दिस इज टॉकिंग अबाउट ट्राइबल राइट्स। ये आपके जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं उनकी बात हो रही है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हो, लेकिन इट्स नॉट अबाउट फॉरेस्ट, इट्स अबाउट द पीपल हु आर लिविंग इन द फॉरेस्ट, या जो ट्राइब्स वहाँ पे रहती हैं। तो ये आपका होगा नहीं, इनका कोई लॉजिक नहीं है। सो इट्स अ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, सो आपका आंसर हो जाएगा इस केस में डी। ओके, 9th, a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matters of application of law violates which one of the following articles of the Constitution of India? It is talking about आपका जो अनकंट्रोल्ड यूज होता है लॉ का, या आपके इनइक्वालिटी जो आप लॉ में बात करते हैं। सो इट इज अबाउट आर्टिकल 14, इट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। आप अपना डिस्क्रिशन नहीं यूज कर सकते हैं, लॉ सबके लिए बराबर रहेगा। बाकी अगर आप ऑप्शन देखते हैं, आर्टिकल 28 आपका रिलीजियस राइट है, दैट इज बिटवीन आर्टिकल 25 to 28। सो क्लियरली आपका ऑप्शन भी नहीं होगा। आर्टिकल 32 से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट यहाँ आपका सुप्रीम कोर्ट का रोल आता है, दैट इज रिलेटेड टू जुडिशियल रिव्यू। ये आपके एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पे आपके कंट्रोल की बात कर रहा है। ओके, एंड आर्टिकल 44 इज आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो ये तो क्लियरली नहीं होना है। सो आपका आंसर ए है। ठीक है, नेक्स्ट। Which one of the following in Indian polity is an essential feature? तो क्वेश्चन हमेशा थोड़ा ध्यान से पढ़ें। That indicates that it is federal in character। आपके फेडरल फीचर्स जो आप बेसिक पॉलिटी में पढ़ते हैं, 6-7 जो फीचर्स होते हैं, ठीक है। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड, ये क्लियरली आपको दिखता है कि ये फेडरल फीचर है, बट हम सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, इसका कोई फेडरल से कोई कनेक्शन नहीं है। द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज, इसका कोई रोल नहीं है। एंड द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, अगेन दिस इज नॉट द आंसर। सो आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द बेसिक फीचर ऑफ फेडरलिज्म। सो आपका आंसर हो गया है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। जब आपके ऐसे क्वेश्चन हों जिसमें आपके आंसर ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं, तो आप हर ऑप्शन को प्लीज थोड़ा केयरफुली पढ़ें। अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी,
with a central authority, an executive responsible to the central authority and an independent judiciary. ये आपके काफ़ी स्पेसिफिक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके जुडिशरी इंडिपेंडेंट ही हो, आपका ज़रूरी नहीं है कि अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड ही हो एक स्टेट में, या आपके एग्जीक्यूटिव सेंट्रल अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबल हो. दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक. Okay, a number of persons who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition and government. ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कल्चर सबका सिमिलर हो या आप सेम ट्रेडिशंस फॉलो करते हो. A politically organized people of a definite territory and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights. Natural rights is a very wide term and safeguard their means of sustenance. ये आपका काफ़ी स्पेसिफिक. दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू डू कि आप उनके सबके सस्टेनेंस के राइट्स जो हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं या सेफगार्ड कर रहे हैं. नाउ सी, a community of persons permanently occupying a definite territory independent of external control, yes, and possessing an organized government. ये आपका एकदम सही डेफिनेशन है. इट्स अ जनरल डेफिनेशन ऑफ स्टेट. ये आपको मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में भी मिल जाएगा. ओके, सो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एनी रिटायर्ड जज of Supreme Court of India can be called back to sit and act as Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. ये आपका आर्टिकल है 128. उसमें आपका मेंशन है कि आप जो चीफ जस्टिस हैं वो प्रेसिडेंट की परमिशन से जो रिटायर्ड जजेस को कॉल बैक कर सकते हैं टू एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट जज. ठीक है, तो आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट है. A high court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. ये आपका करेक्ट है. This is your article 215 जहाँ पे आपका high court acts as a court of record and has the power to review its own judgment. Okay, so आपके दोनों statements करेक्ट हैं and आपको करेक्ट ही पूछा है. So it's both 1 and 2. So your answer will be C. Next, with reference to India, consider the following statements. Okay, there is only one citizenship and one domicile. A citizen by birth only can become the head of state. A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. ये आपका काफ़ी extreme statement है. ठीक है, so let's start. A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. आपका जो Citizenship Act है 1955, उसमें आपका mentioned है कि अगर आपने citizenship fraud से लिया है या आपने Constitution को devalue किया है, ठीक है, या आप जो है कॉन्टिन्यूसली 7 साल तक इंडिया से बाहर रह रहे हो, इन केसेस में आपका सिटीजनशिप जो है वो डिप्राइव हो जाएगा. सो अंडर एनी सर्कमस्टांसेस दिस इज नॉट द केस, क्योंकि कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे जिसमें आपसे आपकी सिटीजनशिप ली जा सकती है, वेदर यू आर अ फॉरेनर और नेचुरल सिटीजन ऑफ इंडिया. सो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गया. नेक्स्ट, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट. आपके जो प्रेसिडेंट बनने के जो कंडीशंस हैं उसमें आपके सिर्फ ये लिखा है कि सिटीजन ऑफ इंडिया. ये कहीं नहीं लिखा है कि आप सिटीजन जो बाय बर्थ हैं या आपने बाद में एक्वायर किया या आप नेचुरलाइजेशन से आए हैं. इट डजंट मैटर, आपका ये इस वजह से गलत हो गया. ओके, तो देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप, ये करेक्ट है. वन डोमिसाइल, ये भी करेक्ट है. सो आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. सो योर आंसर विल बी 1. Which one of the following factors constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy? ठीक है, a committed judiciary,
सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड सेपरेशन ऑफ पावर। आपका सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्लियरली पिक्चर में नहीं है बिकॉज उसका लिबर्टी से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, नॉमिनेटेड हो, नो कनेक्शन विद लिबर्टी। आपको अगर कंफ्यूजन होगा तो होगा ए और डी में, ठीक है। बट इफ यू टॉक अबाउट कमिटेड जुडिशरी, इट शुड नॉट बी कमिटेड, इट शुड बी इंडिपेंडेंट। नॉट कमिटेड, इट शुड बी इंडिपेंडेंट। कमिटेड है तो दैट मीन्स दैट इज कंट्रोल्ड जुडिशरी। सो दिस इज क्लियरली आपका आंसर नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर जो है आपका व्हेन योर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव आर सेपरेटेड। जब आपके सेपरेटेड हैं देन यू विल हैव द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट, we adopted parliamentary democracy based on the British model, correct? But how does our model differ from that model? As regards legislation, the British parliament is supreme or sovereign, ये सही है। But in India, the power of the parliament to legislate is limited. Yes, आपके parliament पे जो है वो limitations हैं। अगर आप कुछ भी ऐसा law बनाते हैं which violates your basic structure, तो आपका सुप्रीम कोर्ट का रोल आ जाता है। सो दैट इज लिमिटेड, बट ब्रिटिश मॉडल में ऐसा नहीं है, वहां पे आपकी पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। सो दैट्स ट्रू, करेक्ट है वो। नेक्स्ट है, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। यस, ये आपका करेक्ट है क्योंकि जब भी आपका कोई केस आता है दैट इज रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और विच हैम्पर्स द बेसिक स्ट्रक्चर, आपका सीधा केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, दैट टू अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड योर आंसर विल बी बोथ। सो योर आंसर विल बी सी। With reference to the union government, consider the following statements. N. Gopalswamy Iyengar Committee suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of an administrative reform and promoting it. ये आपका जो सजेशन है ये आपका फर्स्ट ARC ने दिया था, ये गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी नहीं है। गोपाल स्वामी अयंगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक मेंबर थे जिन्होंने आपका आर्टिकल 370 फ्रेम किया था। सेकेंड जो गोपाल स्वामी कमेटी न्यूज में रहती है विच इज रिलेटेड टू इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस, जो आपको 20 इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस सेलेक्ट करने हैं उसके लिए आपका गोपाल स्वामी कमेटी न्यूज में था। सो क्लियरली दोनों केस में आपका ये सजेशन जो है वो इनका नहीं है। दिस सजेशन इज बाय योर फर्स्ट ARC, करेक्ट। इन 1970 द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल was constituted on the recommendation of Administrative Reform Commission 1966। ये आपका सही है यहाँ तक बिल्कुल। And this was placed under the Prime Minister's charge। ये आपका सेकेंड हाफ जो है वो इसका गलत है because this was placed under Cabinet Secretariat। which is headed by cabinet secretary। so clearly this is wrong। आपके दोनों statements इसमें गलत है and you are being asked which one is correct, so it's neither one nor two। right to privacy ये आपका 2-3 साल से न्यूज में चल रहा है and it is protected under which article of the Constitution of India। right to privacy आपका पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 से आया था। 2017 से आया है। ये क्वेश्चन आपका एक बार 2018 प्रीलिम्स में आ चुका है एंड आई थिंक दिस इज रिपीटेड। ये आपका किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 29 आपका माइनॉरिटी रिलेटेड है।
ये आपका अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ये आपका फ्रीडम स्पीच रिलेटेड है, सो क्लियरली आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये उसमें आपका राइट टू प्राइवेसी आपका एक बेसिक पार्ट है। ओके, सो आपका आंसर हो गया है सी। नेक्स्ट, consider the following statements. In India, there is no law restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituencies. आपने इन जनरल सुना होगा कि किसी एमएलए एमपी ने दो सीट का तो हम जनरली सुनते हैं कि उन्होंने 2 सीट से जो है वो इलेक्शंस किए हैं, बट व्हेन इट कम्स टू 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपका आरपीए अमेंड हो गया था। आरपीए 1951 जो है ये आपका 1996 में अमेंड हुआ है। पहले आप कर सकते थे 3 पे, पर 1996 में इन्होंने इसको रेस्ट्रिक्ट किया है 2 ओनली। आप सिर्फ मैक्सिमम 2 सीट्स पे ही अब जो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। सो आपका 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो ये गलत हो गया, आके लॉ है। ओके, इन 1991 लोकसभा इलेक्शंस श्री देवी लाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये आपके एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। सो पहले हम 3rd स्टेटमेंट देखते हैं। एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, her party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacated by him/her in the event of him/her winning in all the constituencies. Actually ये existing rules के अकॉर्डिंग नहीं है, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म है जो आपके इलेक्शन कमीशन ने सजेस्ट किया है। दिस इज एन इलेक्टोरल रिफॉर्म जो आपका इलेक्शन कमीशन ने सजेस्ट किया है कि या तो आप उनको 2 की बजाय 1 ही सीट पे जो है कंटेस्ट करने दें। अगर वो 2 पे कंटेस्ट करते हैं और अगर दोनों जीत गए और अगर आपका 1 सीट खाली हो जाता है तो उस केस में जो फिर बाई इलेक्शंस होंगे उनका खर्चा उनकी पॉलिटिकल पार्टी को उठाना चाहिए। सो अभी एज पर द एग्जिस्टिंग रूल ये नहीं है। सो ये आपका गलत हो गया 3rd। तो इफ यू गो पहला गलत, 3rd रॉन्ग, तो क्लियरली आपका बी ऑप्शन है। बी स्टेटमेंट काफ़ी फैक्चुअल है, बट अगर आप थोड़ा सा लॉजिक से जाएंगे तो हो जाएगा। आई थिंक these all are the questions which are related to polity. There were 18 questions. I have discussed all of them and I wish you all the best. Start preparing for your mains examinations. You have a little less time. Thank you. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।